यूजी को ये अचानक दिया गया ऑफर थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि फायदे बहुत ज्यादा हैं। हेड प्रोफेसर आश्वासन देता है कि ये पूरा किया जा सकता है क्योंकि उसकी वाइस प्रिंसिपल मानाम जून से अच्छी दोस्ती है और वही यूरम का गार्डियन भी है। वह यूजी से कहता है कि इस मौके को ध्यान से सोचे क्योंकि शायद ही कहीं इतनी बड़ी पेशकश मिले। अब जहां तक उसकी नाम जून से दोस्ती की बात है, ये बात समझ में आती है। कड़वा सच ये है कि ये प्रोफेसर और वो हरामी नाम जून दोनों डिमोनिक ह्यूमंस हैं जो खुलेआम इंसानों के बीच छिपकर घूमते हैं। चलो डिमोनिक ह्यूमंस और उनकी नेचर के बारे में बात करते हैं। ये लोग सुपर ह्यूमंस के बिल्कुल उलट होते हैं जिन्हें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इसके बजाय डिमोनिक ह्यूमंस अपनी ताकत वॉइड से खींचते हैं। इसी वजह से वो अंधेरेज, माइंडलेस किलिंग और इंसानों के खिलाफ पागलपन में डूब जाते हैं। ये लोग और भी पापों का इस्तेमाल करते हैं जैसे लस्ट, और इन्हीं डिमोनिक ह्यूमंस की वजह से दुनिया एक भयानक ट्रेजेडी से गुजरी थी। यूजी भी उसी बड़ी ट्रेजेडी का हिस्सा रहा है क्योंकि अपनी पहली 2 रिग्रेशन साइकिल्स में उसने अपने लिए बेहद कीमती चीज खो दी थी। इसी वजह से यूजी के अंदर इस हरामखोर के लिए इतनी गहरी नफरत भरी है कि वो उसका खून बहाने से भी नहीं हिचकेगा। अभी तक वो जितनी देर उसके पास खड़ा रहा है वो सिर्फ उसकी जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल है क्योंकि अंदर ही अंदर वो पहले वियुआन का हौसला तोड़ना चाहता है और उसके बाद ही उसे मारना। अब वापस असली बातचीत पर। गार्जियन अपनी बच्ची से पूछता है कि उसे इस ऑफर के बारे में क्या लगता है। प्रोफेसर भी समझ जाता है और फैसला करने की पूरी आजादी फिर से उसी को दे देता है। वह उसे गलत सही हर तरह के फायदे देने का वादा करता है। स्कूल को एक नया चेहरा देने की बात करता है। वो चाहता है कि साल के आखिरी बड़े इवेंट में वो इस बदलाव की प्रतिनिधि बने। वुआन यहाँ लिटरली पूरी कोशिश कर रहा है कि इस लड़की को प्रभावित कर दे, उसे झुका दे, लेकिन रेडहेड तो सीधा सीधा मना कर देती है। भाई सच में हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि ये तो ऐसा है जैसे किसी ने हार्वर्ड का ऑफर ठुकरा दिया हो। यूरम साफ कह देती है कि उसे इस ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो इंसिस्ट करती है कि वे घर जाकर उसका सामान पैक करें। हैरान विवान पूछता है कि फिर इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आई ही क्यों। रेडहेड बड़ी सिधाई से बताती है कि वो तो बेड पर पड़ी थी, फिर बोर हो गई और सोचा किसी से लड़ लेते हैं। बस यही वजह थी उसके आने की। उसकी ये जवाब वाली ट्रोलिंग इतनी जबरदस्त थी कि वो डिमोनिक ह्यूमन उसकी जिंदगी खत्म करने पर विचार करने लगा। तभी उसकी नजर खिड़की की तरफ जाती है और वो यूरम को नीचे देखने के लिए कहता है। बाहर ढेर सारे रिपोर्टर लाइन में खड़े हैं, सब वुआन की राय सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मतलब साफ है यही आदमी उसकी किस्मत तय करेगा। दुनिया के सामने उसकी बातें ही आधिकारिक तस्वीर बनेंगी और उसी के हिसाब से यूरम की जिंदगी चलेगी। ये सीधा सीधा धमकी थी, लेकिन ये लड़की उस घिसे पिटे डराने वाले पैंतरे में भी नहीं फंसती। बस एक ठीक है बाएं बोलती है और यूजी के साथ निकल जाती है। उन्हें ऐसे सरेआम इग्नोर करते देख हेड प्रोफेसर का मूड खराब हो जाता है और वो उम्मीद करता है कि बाद में इन्हें अपने फैसले पर पछतावा ना हो। जहां तक रिपोर्टर्स की बात है, जैसे ही यूरम बाहर निकलती है पूरा झुंड उस पर टूट पड़ता है। सब उसकी लड़ाई पर राय जानना चाहते हैं, उसकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं और उसके ओपोनेंट्स के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। इतनी कैमरा फ्लैशेस उसके चेहरे पर पड़ती है कि यूरम सच में ओवरवेल्म्ड हो जाती है। उधर हमारा लड़का पीछे से अपना फेस कार्ड फ्लैक्स करता हुआ सबको चुप करा रहा है। तभी एक रिपोर्टर बताता है कि यूरम का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इससे सब ये सोचने लगते हैं कि कहीं उसने दुनिया का ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर इतना बवाल तो नहीं मचाया। अब सब उससे जवाब मांग रहे हैं और भी तेज और भी ज्यादा सवालों के साथ। रेडहेड की हालत समझते हुए यूजी रिपोर्टरों से कहता है कि एक घायल बच्ची को अकेला छोड़ दें, लेकिन यूरम तो आज पूरी तरह मूड में है और सबको वही देने का फैसला करती है जो वे चाहते हैं। वो माइक पकड़कर मुंह के पास लाती है, ट्रोल चेहरा बनाती है और बड़े स्क्रीन पर जोर से सेक्स चिल्ला देती है। सीन कट होते ही हम लेयर एकेडमी के डॉर्म रूम्स में पहुंचते हैं जहां छोटा चिकलेट खुशी में डूबी है क्योंकि उन्हें लगभग एक पूरा मैंशन दिया गया है। सबसे शरारती गॉवेल दौड़ते हुए अपना कमरा ढूंढती है। एक आरामदायक सा कमरा खोलते ही उसे उससे प्यार हो जाता है। जगह साफ, बड़ी और इतनी सुकून भरी कि वो पूरे कमरे में नाचते हुए उसे अपनी टेरिटरी घोषित कर देती है। लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन आकर दावा करती है कि वही इस कमरे में रहेगी। छोटी चिकलेट झुंझला जाती है क्योंकि ये कमरा उसने पहले ढूंढा था, लेकिन आखिरकार गॉवेल हार मानकर कमरा अपनी बहन को दे देती है, मन ही मन दुखी होकर। वहीं सबसे बड़ी ड्रैगन अपने नीले अंडे को संभालने में लगी है। उसे पहले से ही एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है, जबकि यूजी उससे पूछता है कि वो उस पर पानी क्यों छिड़क रही है। बॉम्ब समझाती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लू ड्रैगन
पानी को बेहद पसंद करते हैं और जैसे जैसे अंडा फूटने का समय करीब आता है उनका पॉलीमॉर्फ एक सही अंडे के रूप में बदल जाता है। इसके अलावा बॉम्ब दिखाती है कि अकादमी पूरी तरह यूरम वाले वायरल सीन से भरी पड़ी है। उसका इंटरव्यू यूट्यूब पर लाइव चल रहा है और लोग कमेंट्स में पागल हो रहे हैं। यूजी वो रिकॉर्डिंग चलाता है जहां उसने वो नटखट शब्द बोला था और बॉम्ब घबराकर अंडा के कान ढक लेती है। वहीं यूरम को बिल्कुल समझ नहीं आता कि इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है। उसके लिए तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है ही। दूसरी तरफ छोटा चिकलेट तो ये तक नहीं जानती कि ये है क्या। उसकी बड़ी बहन तुरंत पूछती है कि क्या गॉवेल सच में ये जानना चाहती है। ये उसके लिए परफेक्ट मौका है समझाने का। यही गोल्ड ड्रैगन को समझ आता है कि अब क्या होने वाला है। शर्म के मारे वो एक्सप्लेनेशन लेने से मना कर देती है। उसे लगता है कि उसे इतनी डिटेल जानने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये ट्रोल रेड ड्रैगन तो और ज्यादा दिमाग घुमाने पर तुली हुई है। वो हंसते हुए पूरी प्रक्रिया समझाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ तक कि वो गॉवेल के हाथ पकड़ लेती है ताकि वह अपने कान ढक न सके। बेचारी गॉवेल रोने लगती है और यूजी से मदद की भीख मांगती है, जबकि गाय बस उन्हें खाली खाली निगाहों से देख रहा होता है। अगली सुबह योरम अब भी गहरी नींद में है, अपने सपनों की दुनिया में पूरी तरह खोई हुई। तभी गेल ऊपर की तरफ भागती हुई आती है और दरवाजा जोर से खोलकर उसे उठा देती है, क्योंकि बाहर एक प्रॉब्लम आ चुकी है। रेडहेड योरम तो रात भर जागने की वजह से इतनी थक चुकी है कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो रहा है। जब गेल ने पूछा कि वो क्या कर रही थी, तो अल्टीमेट ट्रोल ने बिल्कुल चिल तरीके से जवाब दिया, वो तो कॉर्न देखने में बिजी थी। एब्सोल्यूट सिनेमा। दोनों नीचे की ओर जाते हैं जहां एक इमरजेंसी अफेयर चल रहा है। शुरू में यूरम को लगता है कि यह मजाक है, लेकिन फिर वो देखती है कि सारे लोग पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। बॉम्ब योरम को गोल के हैचिंग फेज से इंट्रोड्यूस कराती है। वो बुरी तरह कांप रही है और उसके खोल पर दरारें पड़ने लगी हैं। ये उनके परिवार के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। यूजी को आंखों के सामने नई जिंदगी का जन्म होते देखे बहुत टाइम हो गया था। उसका पिछला एक्सपीरियंस इतना पीसफुल और कूल बिल्कुल नहीं था। उस बर्बाद हो चुकी दुनिया में एक औरत ने उनसे रो रो कर अपने बच्चे को बचाने की रिक्वेस्ट की थी। यूजी के सबऑर्डिनेट को लगा कि अब बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि बच्चा जन्म लेते ही मर गया। बदकिस्मती से सोसाइटी पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी थी और कोई हॉस्पिटल भी नहीं बचा था। दुनिया में कोई भी फैसिलिटी नहीं बची थी जो उस बच्चे को टाइम पर बचा सकती। ये मेमोरी यूजी के लिए अब तक की सबसे डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस में से एक बनी हुई है और एक टाइम पर उसे लगा था कि वो कभी दोबारा ऐसा कुछ नहीं देखेगा। इसी वजह से वो खुद से सवाल करने लगा कि अब फिर क्यों। अचानक योरम सबसे पहले नोटिस करती है अंडे से एक टाइनी ब्लू लिम्ब बाहर निकल रहा है। छोटी ड्रैगन पॉप आउट होती है। पूरी दुनिया का सबसे क्यूट मार्शमैलो लग रही है। बॉम्ब गर्ल को हैचिंग की कांग्रेचुलेशंस देती है और तुरंत उसे साफ कर देती है। यूजी नोटिस करता है कि बॉम्ब कितने कूल और काम तरीके से न्यूबॉर्न को हैंडल कर रही है, तो पूछता है कि ये एक्सपीरियंस कहाँ से आया। पता चलता है उनकी माँ भी ऐसा ही करती थी। बॉम्ब यूजी को भी बेबी होल्ड करने का ऑफर देती है, लेकिन हमारा बंदा साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ गेल तो बस पागल हो रही है होल्ड करने के लिए। बॉम्ब उसे बेबी थमा देती है और वार्निंग देती है बहुत केयरफुली ट्रीट करना। गोल्डन ब्लू एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगा रही है, उस पल को पूरे मजे से जीते हुए। तभी गेल के दिमाग में बदला लेने का आइडिया क्लिक करता है। वो योरम की तरफ देखकर स्मर्क करती है और बोलती है, रेड ड्रैगन तो अंदर ही अंदर बहुत चाह रही है कि वो भी उसे होल्ड करे। ये कहते ही वो छोटी वाली को बिना वार्निंग सीधे योरम की बाहों में उछाल देती है। योरम मजबूरन उसे कैच कर लेती है और छोटी वाली वो तो उसकी बाहों में आते ही पिघल कर सो जाती है। इतनी क्यूट कि कुछ बोलना मुश्किल हो जाए। यहाँ तक कि ट्रोल भी मानती है कि बेबी कितनी क्यूट है और अपने गार्जियन को जोर देती है कि एक बार ट्राई तो करो, वरना बेबी उदास हो जाएगी। रेड हेड टॉम बॉय इस बंदे को रेज बेट करती है। उसे वॉनबी नॉनशैलेंट गाय कहकर चिढ़ाती है, उसे मजबूर करने के लिए कि वो बेबी को पकड़े। उसकी एक रिडिकुलस फ्रीकिंग प्लान है बेबी को सीधे फेंक देने की। यहाँ तक कि गोल्ड को भी डर लग रहा है कि ये साइको इडियट सच में न्यूबॉर्न को फेंक देगी। तभी योरम अपनी मिशन एक्सपोज करती है, वो मिशन जो उसने ठाना था जिस पल वो अपने नए घर में कदम रखी थी। मिशन है इस बंदे का कंपोजर तोड़ना और उसे पैनिक में लाना, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसी बेवकूफ़ी भरी प्लान की वजह से वो ब्लू को सच में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले कि वो उसकी तरफ देख भी पाए, ब्रो अचानक उसके पीछे प्रकट होता है और बेबी को पकड़ लेता है, वो भी बिना एक सेकंड को कंपोजर ब्रेक किए। बंदा नॉनशैलेंट प्रोमैक्स लेवल है। बॉम्ब सोचती है ये परफेक्ट मौका है कि अब यूजी बेबी ड्रैगन को पेट कर दे, जब वो पहले से ही उसे पकड़ चुका है। उसकी बात मानकर वो अपनी 2 हल्की उंगलियां बेबी के सिर पर रखता है और पूछता है,
ऐसे ठीक है ना? बस 2 हल्के टैप। ये मोमेंट इतना रेयर है कि ग्यूल फटाफट अपने स्मार्ट वॉच से फोटो खींच लेती है। उसे पता है ऐसा चांस दोबारा कभी नहीं मिलेगा। फोटोज की बात चली तो बॉम्ब सजेस्ट करती है कि सब मिलकर एक फोटो लें, वो भी एक फ्लावर के साथ। वो ये वाला फ्लावर यूज करने वाली है फोटो में, जिससे उसकी दोनों छोटी बहनें कंफ्यूज हो जाती हैं। वो कमबख्त फूल मजेदार तरीके से यूजी के कान के पीछे फंसा दिया जाता है ताकि वो गुयल के नीले फूल से मैच करे। इस हालत में वो दोनों इतने क्यूट लगते हैं कि देखने वाला हंस पड़े। बाकी 3 ड्रैगन भी इस पल को एंजॉय कर रहे होते हैं। यूजी थोड़ा एनॉयड है और उन्हें जल्दी से फोटो के लिए तैयार होने को कहता है। योराम जानबूझकर एक ऐसी ब्रैट बनने की कोशिश करती है जिसे फोटो लेना बेहद क्रिंजी लगता है, लेकिन आखिर में वो मान जाती है और सेल्फी का टाइमर गायुल गिनती है। फोटो सच में काफी अच्छी आती है। यूजी अपना नॉर्मल सेल्फ है और बाकी बहनें अपनी अपनी पर्सनालिटी अच्छे से दिखा रही हैं। फोटो सेशन के बाद छोटी यूजी को अगले स्टेज के लिए प्रॉपरली फीड कराया जाता है। यूजी बॉम्ब से पूछता है कि अब उसका प्लान क्या है। अपेरेंटली उसका गोल है गुल को पॉलीमॉर्फ करना सिखाना, वो भी मैजिक ट्रांसफर यूज करके। चलो मैजिक ट्रांसफर को डिस्कस करते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें 2 इंडिविजुअल्स के बीच माना का फ्लो होता है। किसी को स्पेल सिखाने का आसान तरीका। टिपिकली जिसे सिखाया जा रहा है उसे कोई प्राइज नहीं देना पड़ता, लेकिन ये टेक्निक ट्रांसफर करने वाले की लाइफ स्पैन को अफेक्ट करता है। यही वजह है कि यूजी सावधान है कि क्या वो सच में गुल के लिए अपनी लाइफ स्पैन रिस्क करे। दुर्भाग्य से बम गुल को ऐसे ही हमेशा रहने नहीं दे सकती, क्योंकि योरम, गोल्ड और वो तीनों ने एक साथ अपने होमलैंड में पॉलीमॉर्फ सीखा था, जबकि ये सीन नीले ड्रैगन के अनुभव से बिल्कुल उल्टा है। वो अब तक कुछ भी नहीं सीख पाई है। ड्रैगन्स बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, इसलिए वो चाहती है कि छोटी वाली बड़ी होने से पहले ट्रू जॉय एक्सपीरियंस कर ले। अपने प्लान के साथ आगे बढ़ते हुए यूजी उसे बताता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो हेल्प करने को तैयार है, और वो सरप्राइज हो जाती है कि ये बंदा मैजिक के बारे में भी नॉलेजेबल है। मैजिक ट्रांसफर के अलावा उसकी एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी है। बॉम्ब चाहती है कि ट्रांसफर प्रोसेस शुरू करते वक्त वो उसके साइड में रहे। वो उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है, लेकिन बॉम्ब एक टीजिंग सी छोटी शैतान है और चाहती है कि वो उसके और पास आ जाए। यूजी को लगता है कि लिटरली कुछ इंच की दूरी पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से ये बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर वो फिसल गई और छोटी सी गोल गिर गई तो मतलब लड़की ये सब उस इंसान से कह रही है जो अब तक हर ओपोनेंट को स्पीड ब्लिट्स करके रौंद चुका है। बॉम्ब की एडोरेबल माउंटेन ऑफ एक्सक्यूजेज आखिरकार यूजी के आर्मर को वेयर ऑफ कर देती हैं और वो आखिरकार रिजाइन कर जाता है। ब्रो अब सच में उसके बगल में बैठा है। उनके शोल्डर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। वो एडमिट करती है कि उसके मसल्स कितने हार्ड फील हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो उसे कन्फ्रंट करता है वो अचानक टॉपिक चेंज कर देती है। ये लड़की 100% उसके लिए सिंप है। अपनी फीलिंग्स में खोई हुई वो गोल के साथ ट्रांसफर प्रोसेस शुरू करती है। उनके बॉडीज को कनेक्ट करते हुए दिन बीत जाते हैं। प्रक्रिया पूरी होने तक बॉम्ब पूरी तरह एनर्जी से खाली हो चुकी होती है। वो उसे उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि अब वो आराम करने जा रही है। यूजी को छोड़ देती है, बेबी को खाना खिलाने और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी के साथ। लेकिन आखिर में थकान उस पर भारी पड़ जाती है। वो लड़खड़ाती है और गिरने लगती है, पर चिंता की कोई बात नहीं। प्रिंस चार्मिंग वहीं है और वो उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। वो उसे उसके रूम तक ले जाने में जरा भी हिचकिचाता नहीं और इसी वजह से बॉम्ब और ज्यादा हड़बड़ा जाती है। उसे लगता है कि इस तरह गोद में उठाकर ले जाना उसके लिए थोड़ा एम्बैरसिंग है। यूं ही जवाब देता है कि वो अभी भी जोक्स मार रही है। उसे याद दिलाता है कि वो काफी हल्की है, जिसका वो यूज करके उसे टीज करती है कि इतना स्वीट क्यों बन रहा है। उसे बेड पर लिटाने के बाद गाय उसके रूम से बाहर निकलता है और दरवाजा बंद कर देता है। अचानक उसे गुल से कुछ सेंस होता है और रियलाइज करता है कि प्रोसेस पहले से ही शुरू हो चुका है। जब वो वापस रूम में पहुंचता है तो वहाँ बेबी ड्रैगन नहीं है, बल्कि एक छोटी ब्लू हेयर्ड गर्ल है। ये छोटी लड़की अपनी ड्रैगोनिक सेल्फ जितनी ही क्यूट है। ये उसका पहला ट्रांसफॉर्म है और इस बंदे को बिल्कुल आइडिया नहीं कि इस चीज को कैसे हैंडल करे। यूजी उसे सिंपल हेलो कहकर ग्रीट करता है। उनका पहला कन्वर्सेशन शुरू। अगले सीन में हम पुलिस स्टेशन वापस आते हैं, जहां उसका क्लोन अपनी शिफ्ट कर रहा है। पता चलता है कि उसका क्लोन अकेले ही सुपर ह्यूमन क्रिमिनल्स को हंट डाउन कर रहा है, डिपार्टमेंट को अच्छा नाम दिला रहा है। उसका कैप्टन खुश है और दोनों को मिलकर एक मील ट्रीट करने वाला है, क्योंकि ये अच्छा ऑनकेजन है। वरी उसे याद दिलाता है कि ये बंदा तो कंपनी के कार्ड से पे करने वाला है, जिससे वो हंसी से फट पड़ता है। जैसे हमेशा हमारा नॉनचैलेंट किंग ऑफर ठुकरा देता है। उसे लगता है उसके खुद के कुछ प्लान हैं। उसके दोस्तों को कोई आइडिया नहीं कि वो इतनी जल्दी क्यों निकल जाता है।
काम के बाद हमेशा घर वापस वे सोचने लगते हैं कि शायद इसकी कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो ऐसी किसी चीज को ना कह देता है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। दोस्त उसे पुकारते रहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक ब्लैक हेयर वाली लड़की यूजी के पास से गुजर जाती है। क्लोन परफेक्ट तरीके से लड़की की शक्ल कॉपी कर रहा है, लेकिन जरूरी है कि बात करें यूजी ने ये शैडो पहले कैसे हासिल किया। पहले के समय में ये स्किल डेमन वर्ल्ड के ग्रैंड ड्यूक की थी, जो इसे यूज करके पूरे किंगडम में अपनी ताकत बढ़ाता था। ग्रैंड ड्यूक को मारते ही यूजी उस स्किल का नया विल्डर बन गया। अब उसका क्लोन किसी को भी सिर्फ एक नजर में परफेक्टली मिमिक कर सकता है। चूंकि वो पब्लिक प्लेस में अपने मास्टर से मिलने आया है, इसलिए उसे अलग अपीयरेंस की जरूरत थी। वैसे भी क्लोन को देखकर शॉक लग जाता है कि उसके मास्टर की छाती पर एक बेबी बंधी हुई है। ब्रो ने तो अभी अभी उसका हेयर कट भी करवाया है। आसपास के लोग दोनों को कपल बुला रहे हैं क्योंकि उनके पास इतना क्यूट बेबी है। क्लोन अपने मास्टर की मदद करने के लिए बेबी को गोद में लेने की ऑफर भी करता है, लेकिन छोटी सी गोल उस आइडिया से ही चिढ़ जाती है। ये देखकर क्लोन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। यूजी को इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। वो आराम से गोल को पकड़े रहता है और यहाँ तक दिखाता है कि ये नन्ही मर्डर मशीन खुद चल भी सकती है। क्लोन को हैरानी इस बात की है कि यूजी इस बच्चे को खुले में क्यों लेकर आया है, खासकर तब जब घर पर 3 ड्रैगन्स मौजूद हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बॉम्ब ज्यादा एक्सर्शन की वजह से बेड रेस्ट पर है और पूरी तरह आउट पड़ी है। बाकी 2 इतने गैर जिम्मेदार हैं कि उन पर भरोसा करना नामुमकिन है। तभी यूजी क्लोन से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। जब क्लोन बहाना बनाकर टालने की कोशिश करता है तो गे तुरंत उसकी चाल पकड़ लेता है। वो अपनी शैडो के अंदर उठने वाली हल्की सी हलचल तक महसूस कर सकता है, इसलिए उसे समझ आ जाता है कि उसे कुछ परेशान कर रहा है। शैडो आखिरकार इस मिशन में अपनी असली भूमिका बता देती है। अपने पिछले ऑनर्स के साथ वो कभी ऐसी नॉर्मल जिंदगी जी ही नहीं पाई थी। उसे हमेशा क्रिटिकल मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, कभी असैसिनेशन के लिए तो कभी दूर दराज जगहों पर भेज दिया जाता था जहां सिर्फ उनकी अथॉरिटी दिखानी होती थी। लेकिन अब जब यूजी अपनी नॉर्मल लाइफ में ढलने की कोशिश कर रहा है, उसकी शैडो को समझ ही नहीं आ रहा कि इस सब में फिट कैसे हुआ जाए। वो अपनी फीलिंग्स जाहिर करने के लिए माफी तक मांगती है। हमारा लड़का उसकी बात पूरी तरह समझता है। शैडो एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जिसकी अपनी सोच और अपना दिमाग है, लेकिन उसका मास्टर आने वाले समय में एक जरूरी मिशन से जुड़ा हुआ है। तब तक वो चाहता है कि क्लोन जैसा है वैसा ही काम करता रहे। इसके अलावा वो चाहता है कि वो अपने को-वर्कर्स के साथ जाकर एक ड्रिंक भी ट्राई करे, जैसा उन्होंने पहले सजेस्ट किया था। आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आएगा जब शैडो उन्हें देख ही नहीं पाएगी। ये इंस्ट्रक्शंस लेकर वो वापस ऑफिस की तरफ निकल जाती है। उधर यूजी की नजर अचानक एक माँ पर जाती है जिसने अभी अभी अपनी बेटी के लिए गिफ्ट में एक टेडी बेयर खरीदा है। वो छोटा सा पांडा गोल का पूरा ध्यान खींच लेता है। साफ दिख रहा है कि उसे भी वही चाहिए और यहाँ मौजूद पापा ये बात तुरंत समझ जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे भी एक चाहिए और अपनी सिटी वाइड इन्वेंट्री रियल्म से एक टेडी बेयर निकाल लेता है। भले ही वो पांडा जैसा नहीं दिखता, फिर भी वो उसे गोल को थमा देता है। गोल पहली नजर में ही अपने गिफ्ट से प्यार कर बैठती है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे पसंद आया। जवाब में वो टेडी को नीचे रख देती है और सीधा उसकी तरफ चलने लगती है। यूजी उसे उठाकर सोचता है कि शायद वो और मांग रही है, लेकिन असल में वो उसका चेहरा पकड़ती है और अपना माथा उसके माथे से सटा देती है। अब तक की कहानी का ये सबसे क्यूट मोमेंट बन जाता है। हमारा लड़का उसकी इस हरकत से पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है ये प्ले आखिर है क्या। ये एक्शन बॉम्ब की मैजिक ट्रांसफरेंस टेक्निक से काफी मिलता जुलता है। यूजी तुरंत समझ जाता है कि शायद ड्रैगन्स इस तरह से अपना अफेक्शन दिखाते हैं और तभी उसकी 6 दर्दनाक जिंदगियों की सारी ट्रॉमेटिक यादें एक साथ दिमाग में लौट आती हैं। उसने डेमन्स का सामना किया था, ड्रैगन्स की पूरी भीड़ से लड़ा था और इस सफर में उसने बेहिसाब चीजें खोई थीं। यहाँ तक कि उसने सब कुछ फिर से दांव पर लगाने के लिए रिग्रेशन की साइकिल्स को एक बार और घुमा दिया था। लगता है गोल ने एक पल के लिए उसके दिमाग को छू लिया था और उसी पल उसकी सबसे बड़ी हैरानी ये होती है कि यूजी को पहली बार दिल से मुस्कुराते हुए देखा जाता है। हाथ में हाथ डाले दोनों पार्क में घूमने लगते हैं। यूजी आसमान की तरफ देखता है और बुदबुदाता है कि कोई पहले ही रास्ते में है। तभी छोटी सी चिकलेट पार्क में उन्हें ढूंढ लेती है और गोल को उसकी ह्यूमन फॉर्म में क्यूट सा ग्रीट करती है। जब दोनों अपने सिर आपस में टच करते हैं, एक तरह का एप्पल एयर ड्रॉप कनेक्शन, तो गायल समझ जाती है कि यूजी से गिफ्ट मिलने के बाद विंटर कितनी खुश है। साफ है कि ड्रैगन्स एक दूसरे के दिमाग पढ़ सकते हैं और जैसे ही उनकी स्किन टच होती है
उनके ख्याल तुरंत एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। ड्रैगन्स के लिए स्किन का एहसास चाहना अफेक्शन दिखाने का एक तरीका होता है और इसी वजह से उस क्यूट मार्शमैलो ने यूजी के साथ वैसा किया था। ये ऐसी चीज थी जिसके बारे में उसे पहले कभी पता ही नहीं था। अचानक उसकी नजर उसके पीछे किसी चीज पर जाती है। गेल समझ जाती है कि वो उसकी ही बात कर रहा है और तुरंत अपनी नई फैंसी अकॉस्टिक गिटार निकाल लेती है। ये उसका तरीका है अपनी फीलिंग्स दिखाने का, बिना किसी के साथ स्किन टू स्किन टच किए। उसे खुद को एक फैंसी म्यूजिशियन जैसा महसूस होता है, जो उसकी पर्सनैलिटी पर बिल्कुल फिट बैठता है। गोल्ड ड्रैगन गिटार अच्छे से बजाने पूरी कोशिश करना चाहती है, लेकिन वही गिटार यूजी के लिए कुछ बेहद दर्दनाक यादें ले आता है। एक वक्त था जब उसने उसे टूटी हुई गिटार के साथ देखा था और वो खुद को तबाह करने वाली जिंदगी और बुरी तरह के अब्यूज में फंस चुकी थी। उस समय उसकी हालत बेहद बदतर थी और इसी वजह से उसे डर लगने लगता है कि आगे क्या होने वाला है। इस बार यूजी उसे याद दिलाता है कि ज्यादा ऑब्सेसिव न बने। गोल्ड ड्रैगन को ये बात चुभती है, लेकिन वो समझ जाती है कि उसकी फीलिंग्स के बावजूद चीजों को लिमिट में रखना ही बेहतर है। इसके बाद यूजी बॉम्ब के बारे में पूछता है ताकि उसकी हालत का पता चल सके। जवाब में उसे पता चलता है कि तेज बुखार की वजह से वो अब भी गहरी नींद में बेहोश पड़ी हुई है। योरम के बारे में भी वो पूछता है और उसे पता चलता है कि वो पागल औरत घर पर अकेले ड्रामा देखते हुए लूजर बनी पड़ी है। अजीब बात यह है कि पहली बार उसने बिना दिमाग लगाए लड़ाई के अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी दिखाई है। कम से कम हमारे लड़के की नजर में तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। लगभग पल भर में ही वो लोग वापस घर पहुंच जाते हैं। तभी उसे एक बेहद सिनिस्टर प्रेजेंस का एहसास होता है। गोल्ड ड्रैगन बॉम्ब को देखने जाने ही वाली होती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है और खींचकर पीछे कर देता है। बिना कोई वजह बताए वो सख्त लहजे में गेल को ऑर्डर देता है कि वो विंटर को उसके कमरे में सिक्योर कर दे।